गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में एक और टॉपिक लेके आए हैं, लैंग्वेज एंड थॉट्स के ऊपर। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज के ऊपर कौन सी बेस्ड थ्योरीज दी गई है हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, लैंग्वेज किन किन फैक्टर्स पे से इफेक्ट होती है, और फिर हम लैंग्वेज और थॉट्स के बीच में रिलेशन समझेंगे, दोनों एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करती हैं और थॉट्स होते क्या हैं, थॉट्स का डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है, लैंग्वेज होती क्या है। तो अगर इसकी साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो लैंग्वेज जो है ह्यूमन की एबिलिटी है एक्वायर करने की और यूज करने की एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को। मैं फिर से बोलता हूँ, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक एबिलिटी होती है, ह्यूमंस की एक एबिलिटी होती है किसी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक्वायर करने की और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को यूज करने की। और वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम किस चीज का है, वो हमारे कम्युनिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है ना, भले ही अब वो हमारी इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, या फिर मलयालम, तेलुगु, तमिल, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सभी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। हम इसमें सिस्टम का यूज क्यों कर रहे हैं लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ हम शब्दों से बोलने को नहीं कहते हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज में हम बोलते भी हैं, हम लिखते भी हैं, और कई बार एक्सप्रेशन से भी बोली जाती है लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कुछ चीज हम कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो है हमें जो है कॉमा दिया गया होता है, फुल स्टॉप दिया होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया होते हैं। ये हमें एक्सप्रेशंस के लिए बताए गए होते हैं। इनका वैसे तो सेंटेंस में कोई खास मीनिंग होता नहीं है, पर रीड करते समय इनका बहुत ज़्यादा मीनिंग हो जाता है, क्योंकि ये दर्शा रहे हैं कि अगर कॉमा लग जाए तो आपको थोड़ा पॉज लेना होगा, अपने सेंटेंस में थोड़ा पॉज लेना होगा। फुल स्टॉप लग जाए तो आपको बड़ा पॉज लेना होगा। एक्सक्लेमेटरी बन जाए तो उसके ऊपर पीछे जो भी शब्द लिया हो उसी के एक्सप्रेशन में बोलना होगा। जैसे कि वाओ के आगे अगर हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दी तो हमें वाओ को एक्साइटमेंट से बोलना पड़ेगा, वाओ। या फिर आह के आगे जो है हमने एक्सक्लेमेटरी लगा दिया तो हमें उसे भी जो है बड़ी एक्सप्रेशन के साथ बोलना पड़ेगा। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हमने जो है एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल किया, जो है सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया, और वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया है। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो हमारी। ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से सबसे पहले हमारा जो है फोनिम्स आता है। फोनिम्स क्या होते हैं, फोनिम्स जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज भी कहलाते हैं, क्योंकि ये बेसिक साउंड को कहते हैं। जो बेसिक साउंड होती है ना, जैसे आ, ई, ऊ, ठीक है ना, ये सब जो बेसिक साउंड्स होती हैं और ये फोनिम्स कहलाते हैं। इन्हीं से जो है हमारे शब्द बनते हैं, जो हमारे वर्ड्स बनते हैं वो बेसिक साउंड से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिन है, तो इसमें जो पी पिन है ना, पी, तो ये पी जो है हमारा बेसिक साउंड है, पी जो है एक हमारा फोनेम्स है। ऐसे हमारा किंग है, इसमें की जो के आई मिला के जो है की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये की भी जो है हमारी एक फोनेम है। ऐसे बैट की भी सेम बात है, बी जो इसमें वो भी एक फोनेम है। ठीक है ना, जो बेसिक साउंड होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बच्चा होता है सबसे पहले वो बेसिक बोलना सीखता है। वो जो मम्मी बोलना नहीं सीखता, वो जो फादर बोलना नहीं सीखता, वो क्या सीखता है, माँ माँ सीखता है, क्योंकि ये बेसिक बेसिक फोनेम सीख लिया उसने, एक फोनेम सीख लिया सबसे पहले। जो है 1 साल 1 महीने के अंदर ही बच्चे को जो है फ़ोनेम्स के डिफरेंट डिफरेंट फ़ोनेम्स में अंतर करना आ जाता है, ठीक है ना? और धीरे-धीरे वो उनको बोलना भी सीख जाता है। ऐसे जब बच्चा मैं, माँ, माँ बोलना सीखता है, तो पहले उसने एक फ़ोनेम सीखा है माँ, उसी को वो 2 बार रिपीट कर देता है। वो मम्मी नहीं बोल सकता, मम्मी में काफ़ी सारे फ़ोनेम्स आ रहे हैं, पर माँ, माँ इसमें एक ही फ़ोनेम है। ऐसे पा, पा इसमें भी एक ही फ़ोनेम आता है, इसलिए बच्चा पहले जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जिसमें एक फोनेम होता है, ठीक है ना? और उसको सिखाया भी इसी तरीके से जाता है, क्योंकि सबको पता है कि वो बच्चा जो है पहले मम्मी बोलना नहीं सीखेगा, मामा बोलना सीखेगा। अब हम सीखेंगे कि मॉर्फीम क्या होता है। मॉर्फीम बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ वर्ड बोलते हैं। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल पार्ट ऑफ वर्ड, यानी कि जो वर्ड होता है, जो हमारा शब्द होता है, उसके अगर हम टुकड़े कर दें तो उसमें से सबसे छोटा पार्ट जिसका कोई मीनिंग होगा उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ले लें अनब्रेकेबल। कहने को तो ये एक ही शब्द है हमारा, अनब्रेकेबल।
पर ये भी 3 चीज़ों से बना है। अनब्रेकेबल जो शब्द है, ये 3 मॉर्फीम से बना है हमारा। पहला अन, दूसरा ब्रेक और तीसरा हमारा एबल। तो ये 3 मॉर्फीम से बना हुआ एक शब्द है, ठीक है ना? अन का मतलब जो है नहीं होता है, ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, एबल का मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग होता है, ठीक है ना? तो ये 3 जो है बेसिक चीज़ों से मिलके जो है हमारा अनब्रेकेबल बना है। तो इन 3 जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड को हम जो है मॉर्फीम कहते हैं। ये ज़रूरी है कि उनका मीनिंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जो है बीच में से ईक निकाल दिया, ब्रेक में से हमने ईक निकाल दिया, तो ईक का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है ना? और अगर होता भी तो इस सेंस में तो कोई मतलब नहीं है। अनब्रेकेबल में ईक का तो कोई सेंस बनती ही नहीं है हमारी, तो हम ईक नहीं कहेंगे, ईक हमारा मॉर्फीम नहीं है। जबकि अनमॉर्फीम है, ब्रेक मॉर्फीम है और एबल मॉर्फीम है, क्योंकि स्मॉलेस्ट अनडिवाइडेड मीनिंगफुल पार्ट ऑफ वर्ड है, ठीक है ना? स्मॉलेस्ट है, अनडिवाइडेड है और मीनिंगफुल है और पार्ट ऑफ वन वर्ड है, एक वर्ड के पार्ट हैं ये, ठीक है? अब हम समझेंगे सिमेट्रिक क्या होते हैं। सिमेट्रिक बेसिकली स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग को कहते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जिनको जिनके मीनिंग सेम होते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा बस सेट का अंतर होता है, मीनिंग बेसिकली सेम होता है, जिनको हम सिनोनिम्स भी बोल देते हैं। जैसे कि इनके अगर हम 2 एग्ज़ाम्पल लें, तो हम कह सकते हैं एक डेस्टिनेशन और लास्ट स्टॉप। ठीक है ना? आप इसको देखिए, डेस्टिनेशन और लास्ट स्टॉप दोनों का मतलब तो एक ही है कि भाई मैं ट्रेन में जो मेरी डेस्टिनेशन वो है। कोई जो है ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो वो बोलेगा कि भाई मुझे तो ठाणे जाना है, जैसे कि उसको तो वो बोलेगा मैं डेस्टिनेशन ठाणे है, या फिर वो बोलेगा मैं लास्ट स्टॉप जो है ठाणे है। इस या फिर वो कहेगा कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन ठाणे है, या फिर इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप ठाणे है। तो एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक है, पर ये अलग-अलग सेंस में थोड़ा बहुत जो है अंतर आ जाता है इनका। इस बीच की जो मीनिंग की जो शेड है, उसी शेड को समझने के को कहते हैं हम सिमेंटिक, ठीक है ना? तो सिमेंटिक बेसिकली स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग होता है। इसको और एक और एग्जांपल लेके हम देखें तो डिस्ट्रॉय और डिमोलिशन, ठीक है ना? डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को या डिमोलिश करना, वैसे तो मतलब तो सेम ही है, दोनों सिनोनिम्स ही हैं कि मैंने इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। दोनों में ये समझा रहे हैं किसी चीज को हमने खत्म कर दिया। पर दोनों के जो मीनिंग है उसमें सेट का थोड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि जो डिस्ट्रॉय होता है वो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली करा जाए। डिस्ट्रॉय आप जो है इमोशनली, मेंटली या फिर फाइनेंशियली किसी भी तरीके से कर सकते हो। डिस्ट्रॉय आप इंसान को भी कर सकते हो, किसी प्रोसेस को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर डिमोलिश का मतलब होता है फिजिकली, जब आप पूरी तरीके से ढा देते हो, पूरी फिजिकली किसी चीज़ को खत्म कर देते हो, ठीक है ना? इसमें इमोशंस का रोल नहीं होता है, और ये बेसिकली जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है डिमोलिश। जो हमारा डिस्ट्रॉय है वो वो जो है दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, हमारे नॉन लिविंग के लिए भी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी प्रोसेस के लिए भी किया जा सकता है। पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि ये डस्टर हो गया, ये हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, या फिर ये हमारा जो मार्कर हो गया, मैंने मार्कर को डिमोलिश कर दिया, मैं मार्कर को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मार्कर को डिमोलिश करूंगा। तो ये मीनिंग का जो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, इस अंतर की स्टडी को ही हम सिमेंटिक बोलते हैं, ठीक है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम समझेंगे ग्रामर और सिंटैक्स क्या होते हैं। सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स जो वो रूल होते हैं जो डिफाइन करते हैं कैसे वर्ड्स को अरेंज किया जाए एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, एक कुछ मीनिंग बनाने के लिए वर्ड्स के अरेंजमेंट को हम सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है ना? ये दो तीन वर्ड्स, अगर दो तीन वर्ड्स हमने सीख लिए तो उनका कोई भी मतलब नहीं रहेगा जब तक हम उनको अरेंज करना नहीं सीख जाते। पहले क्या आना चाहिए, पहले बाद में क्या, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए या ऑब्जेक्ट आना चाहिए, पहले जो है वर्ब आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, ये सब जो रूल्स होते हैं, ठीक है ना? किस तरीके से उसको अरेंज करना है, उसको कहते हैं सिंटैक्स। और काफ़ी सारे सिंटैक्स को मिला के एक ग्रामर बनती है। हर लैंग्वेज के पास अपनी एक ग्रामर होती है, ठीक है ना? जो ग्रामर एक बुक है जिसमें काफ़ी सारे सिंटैक्स मिले होते हैं हमारे। ये कह सकते हो ग्रामर एक लंबी चौड़ी सी रूल बुक है और सिंटैक्स उसका एक पन्ना है। हर काफ़ी सारे सिंटैक्स से मिला के हमारी ग्रामर की बुक बनती है।
जो कि हमें डिफाइन करती है कि कैसे वर्ड्स को अरेंज करना है कि उसको उस सेंटेंस का कोई मीनिंग बन सके, उस सेंटेंस का या उस फ्रेज का कुछ मीनिंग बन सके, उनको कैसे अरेंज करना है, इसको हम ग्रामर कहते हैं। फिर हमारी आदत रहती है प्रैग्मेटिक्स, ठीक है ना? तो ये प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज को कहते हैं कि अब हमने लैंग्वेज तो सीख ली, अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिकली किस सिचुएशन में कैसे बोलना है, कैसे हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, ये क्या करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए, इस सब की स्टडी को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना? कि मतलब जो किताब, एक होती है बुकिश लैंग्वेज, एक होती है फॉर्मल लैंग्वेज, एक होती है इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है ना? दोनों में अलग-अलग अंतर होता है, दोनों में अलग-अलग सेंटेंस को बोलने का तरीका होता है, अलग-अलग आपको एक्सप्रेशंस के साथ बोलना होता है। इस पूरी स्टडी को जो है प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, ये आपकी प्रैग्मेटिक्स से पता चलता है कि चीज़ की लैंग्वेज को प्रैक्टिकली कैसे बोलना है, अच्छे से कैसे बोलना है, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे बेसिक पार्ट्स और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। अब हम समझेंगे कि लैंग्वेज जो है किन-किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है, लैंग्वेज पर कौन-सी चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट करती हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं, 3 फिनोमेनास होते हैं। पहला आपका सोशल होता है, ठीक है ना? एजुकेशन होता है और बायोलॉजिकल होता है। सोशल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करते हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। तो सोशल फैक्टर्स क्या हो गए? जैसे कि हमारे vygotsky ने भी बोला है कि जो हम जो ह्यूमन्स हैं, सोशल बीइंग है और वो जो बोल-बोल के आपस में बातचीत करके लैंग्वेज डेवलप करता है या फिर लैंग्वेज से अपने थॉट्स डेवलप करता है। मतलब जैसे कल्चर होता है, उस हिसाब से लैंग्वेज बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूपी में ही हो, तो यूपी में एक जगह पे दूसरी हिंदी बोली जा रही है पूरी यूपी में, पर किसी जगह पे कुछ और एक्सेंट होता है ये हिंदी का, कुछ जगहों पे थोड़ी ग्रामर के रूल्स बदल जाते हैं। दिल्ली की और यूपी की जो है हिंदी है, उसमें भी अंतर आ जाता है। तो ये कल्चर बेस्ड होता है। यूपी का कल्चर अलग है, दिल्ली का कल्चर अलग है। तो अपने कल्चर के हिसाब से तो लैंग्वेज भी बदल जाती है। तो सोसाइटी का हमारे लैंग्वेज पे बहुत असर होता है। जो बच्चा होता है, जब वो लैंग्वेज सीख रहा होता है स्टार्टिंग में, तो वो लैंग्वेज की उसको नीड महसूस होती है। वो अपने पीयर्स को देख के, अपने फैमिली को और पीयर ग्रुप को देख के उसको नीड महसूस होती है कि मेरे जो पीयर ग्रुप है, फैमिली है, वो शब्दों को इस तरीके से बोल रहे हैं, मुझे भी कम्युनिकेट करना है, तो मैं उनको सीखता हूँ। वो दूसरों से को इंटरैक्ट करके सीखता है लैंग्वेज को, ठीक है ना? तो इसी लिए सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लैंग्वेज में। और ठीक है ना? और ये भी देखा गया है, जो सोशली इकोनॉमिकली जो है वेल डेवलप्ड होते हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली अच्छे होते हैं, वेल जो है फेवर्ड होते हैं चाइल्ड, उनके अच्छे ज़्यादा अच्छे से लैंग्वेज डेवलप हो पाती है। वो अपनी एज ग्रुप में बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा लैंग्वेज वर्ड्स को सीख पाते हैं, ठीक है ना? जो एक 12 साल का बच्चा है, जिसको सोशल इकोनॉमिकल अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, और दूसरा 12 साल का बच्चा है जिसको सोशल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं मिला है। तो अच्छे एनवायरनमेंट मिलने वाले बच्चे को ज़्यादा वर्ड्स आ पाएँगे, 12 साल के बच्चे को ही वो ज़्यादा वर्ड्स वो सीख पाएगा, उसकी वोकैब्युलरी ज़्यादा बड़ी होगी। जबकि जिसको सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर इतना अच्छा नहीं मिला, इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला है, वो इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ कर पाएगा। अब एजुकेशन का भी बहुत रोल होता है। जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं, तो हम जो है करेक्ट प्रोनंसिएशन को समझते हैं। हमारा जो टीचर होता है, हम भले कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, भले ही हम हिंदी जा रहे हैं, भले हम जो है हिस्ट्री जा रहे हैं, ज्योग्राफी, मैथ या फिर साइंस, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो बोला तो किसी न किसी लैंग्वेज में तो बोला जाता ही होगा। अगर हिंदी मीडियम है, तो हिंदी में बोला जाता होगा, इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश में बोला जाता होगा। तो वो जब टीचर बोलता है, तो करेक्ट प्रोनंसिएशन में बोलता है, और उनको सुन के हमारी प्रोनंसिएशन भी जो है सुधरती है। हम भी शब्दों को ढंग से प्रोनाउंस करना सीखते हैं। सेंटेंस की ग्रामर हम हमारी अपने आप सुधरने लग जाती है। ठीक है ना? तो ये एजुकेशन जो है हमारी प्रोनंसिएशन को रिफाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको करेक्ट वे में प्रोनाउंस करने में, करेक्ट वे की ग्रामर बोलने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। फिर बायोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे लैंग्वेज का। जैसे कि हम जो है डेवलप करते रहते हैं, पूरे लैंग्वेज का प्रोसेस होता है कि इतने एज तक जो इतने वर्ड्स आ जाने चाहिए, इतनी एज तक इतने वर्ड्स आ जाने चाहिए। और अगर बायोलॉजिकली कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है रुक जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑटिज़्म होता है एक,
ठीक है ना? जिसमें जो है बच्चे को इतनी ज़्यादा सीखने में प्रॉब्लम होती है कोई भी नई चीज़। तो जो बच्चा ऑटिज़्म से जूझ रहा है, उसको जो है नए-नए शब्द सीखने में प्रॉब्लम होगी, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। या फिर एक और होती है हमारी एडीएचडी। इसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार। तो एडीएचडी की वैसे तो हम इससे और ऐसे जुड़ी हुई सभी बीमारियों के बारे में आपको डिटेल में बाद में समझाएँगे। पर एडीएचडी क्या होती है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिफेक्ट, ठीक है ना? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिफेक्ट। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो बच्चा होता है वो अटेंशन नहीं दे पाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें जो है पेशेंस नहीं होता है। बहुत जो है कभी इधर फुदक रहा है, कभी उधर फुदक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। वो किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा है, किसी एक चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पा रहा है। अगर टीचर कुछ समझा रहा है, पढ़ा रहा है उसे, तो वो टीचर की बातों पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा है, और अगर वो फ़ोकस नहीं कर पाएगा तो नए शब्द नहीं सीखेगा। जब तक वो टीचर को जो है नए शब्द अपने नए वर्ड्स का अप्लाई करते हुए नहीं दिखेगा, तब तक वो खुद भी नहीं अप्लाई कर पाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे एडीएचडी के शिकार होते हैं, एडीएचडी से जूझ रहे होते हैं, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है डिले हो जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पाती। क्या होती है एडीएचडी की फुल फॉर्म? हमारी जो है एडीएच अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसीज, ठीक है ना? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसीज को कहते हैं एडीएचडी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम समझेंगे कि लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्यों है, लैंग्वेज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं ह्यूमंस के लिए। सबसे पहले जो हम फैक्टर्स की बात करेंगे वो है थॉट। थॉट प्रोसेस में हमारी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो तो कैसे सोच रहे हो? मतलब अपने मन में भी आप कुछ बोल के ही सोच रहे होंगे ना। अगर आप सोच रहे हो आज मैं सुबह जल्दी कल मैं सुबह जल्दी उठूँगा, मैं जल्दी से सारा काम कर लूँगा अपना, मैं जो है ये किताब भी पूरी कर लूँगा, फिर मैं जो है रीज़निंग भी पढ़ने लग जाऊँगा। तो ये सब आप सोच रहे हो, तो ये शब्दों का यूज़ कर रहे हो, किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में सोच रहे होंगे। अगर आपकी मातृभाषा इंग्लिश होती तो आप इंग्लिश में सोचते। I will do this work, I will complete my reasoning book, I will do this, I will do that, ठीक है ना? तो आप जो है इंग्लिश में सोच रहे होते। अगर आपकी जो है मातृभाषा इंग्लिश होती, अगर आपकी मातृभाषा मलयाली होती, तो आप मलयाली में सोचते। ठीक है? तो ये इसलिए सोचने के लिए भी लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। दूसरा एक्सप्रेशन के लिए हो, आप कैसा फ़ील कर रहे हो, उन बाकियों को कैसे बताओगे? मुझे जो है तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी, या मैंने बोल के बताया, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तो ये मैंने भी एक्सप्रेशन किया कि मुझे आज बहुत पेन हो रहा है, ये भी एक्सप्रेशन है। तो ये हम अपनी अंदर की भावनाओं को बाहर कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अपने अंदर के इनपुट को आउटपुट कैसे डालेंगे? आउटपुट क्या होगा? जैसे कंप्यूटर में आउटपुट जो है मॉनिटर होता है, मॉनिटर पे स्क्रीन पे जो है विजुअल्स के ज़रिए जो है कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है, ऐसे हम बोल के रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है ना? तो ये एक्सप्रेशन में मदद करता है, कम्युनिकेशन में मदद करता है कि मतलब किसी से कोई प्लानिंग करनी है, भई आज जो कोई जो है स्पोर्ट्स का गेम चल रहा है, कोई जो है हॉकी का गेम चल रहा है, तो सब प्लानिंग करेंगे। भई तू वहाँ पे खड़ा हो जाइयो, वहाँ से मैं तुझे पास कर दूँगा, तू वहाँ पे जो है डिफेंड करियो, तू गोलकीपर बन जा, सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन के ज़रिए तो स्ट्रैटेजी बना पा रहे हैं, ठीक है ना? एक हो गया अपने आप को एक्सप्रेस करना, बस एक्सप्रेस कर दिया, तू सुनना है सुन वरना मत सुन, मेरे कोई मतलब नहीं। बस अपनी जो है अंदर की भावनाओं को बाहर निकालना। एक कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस का अगला लेवल होता है। इसमें हम जो है जो उसका रिप्लाई भी लेते हैं, उसका फीडबैक भी लेते हैं, उसको एनालाइज़ करके फिर अपना जो दोबारा जो है आउटपुट भेजते हैं। तो ये इनपुट और आउटपुट फीडबैक ये पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। तो क एक्सप्रेशन में सिर्फ़ हम आउटपुट भेज रहे हैं, सिर्फ़ आगे भेज रहे हैं। कम्युनिकेशन में हम फीडबैक भी ले रहे हैं, उसको एनालाइज़ भी कर रहे हैं और उसके मुताबिक जो है रिप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है? और फिर हमारा जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत यूज़ होती है। ठीक है? कि जो हम जैसे हम बोलते हैं, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम जो
बहुत ही ज़्यादा अदब के साथ बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी भी एक जेंटलमैन की बन जाती है। अगर हम हर वक़्त जो है सबसे आप करके बात करते हैं, सबसे जो है बहुत ही पोलाइट वे में बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज बहुत ही पोलाइट है, तो हम जो है एक जेंटलमैन बन जाती है हमारी पर्सनैलिटी। दूसरी तरफ हम सबसे जो टू-टड़ाक करके बात करते हैं, सबको जो है गुस्से से बात करते हैं, ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बहुत ही बेकार बन जाती है, बहुत ही जो है डिग्रेड हो जाती है हमारी पर्सनैलिटी। तो लैंग्वेज जो है पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फिर मॉरल्स के लिए भी होता है। क्योंकि जो मॉरल्स होते हैं, 18 साल की उम्र के बाद बच्चा जो है सोचने लग जा 18 महीने की उम्र के बाद, 18 मंथ्स के बाद बच्चे को जो पेरेंट्स समझाने लग जाते हैं क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। और वो समझाते कैसे हैं? वो अब शब्दों के द्वारा ही समझाते हैं बच्चे को कि भई झूठ बोलना बुरी बात है। तो बच्चा समझता है, बच्चा अगर बच्चे को लैंग्वेज आती हो कि झूठ का मतलब क्या है, तो ही तो वो मॉरल स्किल्स ले पाएगा। तो 18 महीने की उम्र के बाद बच्चा जो है मॉरल डेवलपमेंट करने लग जाता है, अपने पेरेंट्स को देख के, अपने पेरेंट्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में या फिर पेरेंट्स मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, उसको देख के वो जो है मॉरल स्किल्स अपने डेवलप कर देता है, ठीक है ना? और वो जब भी कर पाएगा जब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाए। अगर उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट ही नहीं होगी, उसको पता ही नहीं झूठ क्या होता है, उसको पता ही नहीं सच क्या होता है, तो वो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझ पाएगा। पेरेंट्स उसको कितना ही समझा लें, वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको लैंग्वेज ही नहीं आती जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये हमारी जो है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी होता है, ग्रोथ के लिए भी होता है। ये ना डेवलपमेंट और ग्रोथ 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। ये हमने आपको एकदम क्लास 1 में ही समझा दिया था कि दोनों में क्या-क्या अंतर होता है। जो ग्रोथ होती है वो हमारी सिर्फ़ फ़िज़िकल होती है, डेवलपमेंट हमारी ओवरऑल होती है जिसमें हमारी इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल या फिर सभी की तरीके की सारी ओवरऑल हमारी जो है पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, मैच्योरिटी गेन करने के लिए। तो जो है लैंग्वेज हमारी डेवलपमेंट में भी मदद करता है क्योंकि हमारे इमोशनल स्किल्स भी जो है लैंग्वेज से बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम जो है अपनी वो अंदर की फीलिंग्स को बाहर एक्सप्रेस कर पाते हैं। गुस्सा आ रहा है तो बस बोल दिया, "भई मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझसे बात मत करो।" हमने बोल दिया और मन शांत हो जाता है। तो इससे हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल बढ़ जाता है, ठीक है ना? या अगर जो है अपने अंदर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे अपनी अंदर की भावनाओं को, तो वो अंदर ही गुट-गुट के बढ़ती चली जाएगी और बाद में हम जो है इमोशनली अनस्टेबल बन जाएँगे। पर दूसरी तरफ अगर हमें एक्सप्रेस करना आता है अपनी भावनाओं को, हमें पता है कि कैसे बोलना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जब तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम बुरे लगते हो, तो हमारी जो है अंदर इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ना ये फिक्स होता है कि इस एज तक बच्चे को इतनी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जानी चाहिए, इस एज तक इतनी हो जानी चाहिए। और अगर किसी बच्चे की एक पर्टिकुलर एज तक मान लो 10 साल के बच्चे की जो है ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाई, जो होनी चाहिए थी लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो समझ जाते हैं इनकी जो पीडियाट्रिस्ट होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उन्हें समझ जाना चाहिए कि बच्चे की जो है फिजिकल बॉडी में कुछ कमी है। बच्चे के या तो ब्रेन में कुछ कमी है या बच्चे को की कोई ना कोई ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका इलाज करवा लो, ठीक है ना? तो ये ग्रोथ में भी जो है बहुत अच्छा बहुत ही ज़्यादा योगदान देती है हमारे डेवलपमेंट, ठीक है? और इसके साथ हमारी जो है एजुकेशन और लिटरेचर में भी काफ़ी रोल होता है। जितनी भी एजुकेशन है वही टीचर तुम्हें कुछ समझा रहा है तो तुम जभी समझ पाओगे जब तुम्हें टीचर की लैंग्वेज आती होगी। अगर तुम्हें आती जो है हिंदी और इंग्लिश है, टीचर तुम्हें मलयालम में सिखा रहा है, तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो तुम्हें टीचर की लैंग्वेज आनी ज़रूरी चाहिए या फिर टीचर को तुम्हारी लैंग्वेज आनी चाहिए। दोनों को एक-दूसरे की लैंग्वेज आनी चाहिए एजुकेशन प्रोसेस के लिए। फिर लिटरेचर, लिटरेचर यानी कि बुक्स जितनी भी बुक्स होती हैं, जितनी भी पोएम्स होती हैं, कहानियाँ होती हैं, सब किसी न किसी लैंग्वेज में तो लिखी जाती होंगी। ऐसे थोड़ी है कि टेलीपैथी के ज़रिए एक माइंड से दूसरे माइंड में ट्रांसफ़र कर दी सीधा। नहीं, वो किताब में लिखी जाती हैं या फिर जो पीपीटी फ़ॉर्म में या किसी मूवी के फ़ॉर्म में डिपिक्ट की जाती हैं, पर वो भी सब कुछ एक लैंग्वेज में की जाती हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए भी लैंग्वेज चाहिए लिटरेचर के वो समझने के लिए। अब हम लैंग्वेज की कुछ थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो हमारे काफ़ी सारे जो है साइकोलॉजिस्ट ने लैंग्वेज के ऊपर थ्योरीज़ दी है, जिनमें से 3 मोस्ट पॉपुलर हैं, जिनमें से हमारे स्किनर की जो लर्निंग बाय पर्सपेक्टिव आती है, चॉम्स्की की हमारी जो नेटिव थ्योरी आती है और आखिर में विगोत्स्की की लैंग्वेज बाय इंटरैक्शन थ्योरी आती है, ठीक है ना?
तीनों के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। पहले स्किनर का क्या मानना था, जो स्किनर थे, उनका मानना था कि जो बच्चा सीखता है, बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखता है, वो अपने पेरेंट्स के उसको पेरेंट्स सिखा पाते हैं। पेरेंट्स जो अपने बच्चे को पनिशमेंट और एनफोर्समेंट के ज़रिए जो लैंग्वेज सिखाते हैं, अर्थात बच्चे को जो है पेरेंट्स बोलते हैं कि भई तुम करेक्ट प्रोनाउंस करो, धीरे-धीरे जो है प्रोनंसिएशन ढंग से समझाओ। जो है हमें एनफोर्समेंट का मतलब हो गया डिसिप्लिन और पनिशमेंट का मतलब हो गया किसी को भी कोई गलत काम करे तो उसको पनिश करना। तो बच्चा जब जो है गलत बार-बार जो है गलत बोल रहा है तो बच पेरेंट्स बोलते नहीं है कई बार गुस्से में आके कि मैं जो है पिटाई कर दूँगा ढंग से बोला कर, जो है किसी से तू तड़ाक से बात मत किया कर, जो कभी भी किसी को बैड वर्ड्स का यूज़ मत किया कर, सबसे अदब से बोला कर। तो ये भी एक बच्चे जो पेरेंट्स हैं एनफोर्स कर रहे हैं अपने चाइल्ड पे, जो चाइल्ड को समझा रहे हैं कैसे जो है अच्छे से बोला जाता है, कैसे जो है क्या सही होती है लैंग्वेज, क्या गलत लैंग्वेज होती है, ठीक है ना? ये जो है पेरेंट्स समझाते हैं अपने एनफोर्समेंट के ज़रिए। यही कारण होता है जो बच्चा होता है वो बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के भी जो है लैंग्वेज बोलना सीख जाता है, अपनी मदर टंग को बोलना सीख जाता है क्योंकि पेरेंट्स जो है एनफोर्स करते हैं अपनी लैंग्वेज को। जो बच्चा है पेरेंट्स से सीख देख-देख के सीख जाता है क्योंकि बच्चा वैसे भी बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होता है अर्ली एजेस में। फिर हमारी चॉम्स्की की आती है नेटिव थ्योरी। ये थोड़ी-सी हटके और थोड़ी-सी क्रिएटिव होके थ्योरी है। क्या कहती है ये थ्योरी कि जो बच्चा होता है, बच्चे के दिमाग के अंदर जब हम पैदा होते हैं, तो भगवान ने या फिर इवोल्यूशन ने इनबिल्ट हमारे दिमाग के अंदर एक डिवाइस डाला हुआ है। ठीक है ना? इनबिल्ट एक डिवाइस डाला हुआ होता है एलएडी, जिसका क्या मतलब है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है ना? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि बेसिकली इस डिवाइस की मदद से हम कोई भी दुनिया की लैंग्वेज अच्छे से एक्वायर कर पाते हैं। उनका मानना था कि जो एलईडी है, जो हमारे दिमाग में एक डिवाइस फिट है जो है इवोल्यूशन के दौरान, तो ये इस एलईडी में बेसिक ग्रामर होती है। यानी कि दुनिया भर में जितनी भी लैंग्वेज है, सौयों, हज़ारों, करोड़ों जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सबकी एक बेसिक ग्रामर होती है। सब जो है एक बेसिक ग्रामर पे बेस्ड होती हैं और ये बेसिक ग्रामर जो है हमारे एलईडी डिवाइस में इनबिल्ट होती है। हमारे एलईडी डिवाइस में ये ग्रामर बचपन से ही हमारे पैदा होते साथ ही इनबिल्ट होती है और धीरे-धीरे हम इस अपने जो है लैंग्वेज जब सीखते हैं तो इस बेसिक ग्रामर को जो है प्रोफॉर्म ग्रामर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना? इस बेसिक ग्रामर को हम जो है स्पेसिफिक ग्रामर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इनका ये थ्योरी थी, एलईडी बेस्ड थ्योरी थी। फिर हमारे विगोत्स्की की इंटरेक्शन बेस्ड थ्योरी आती है। ये बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है, इसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है, इसका जो सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जिस कल्चर में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसी हिसाब से हमारी जो लैंग्वेज डेवलप कर जाती है, ठीक है ना? दूसरों से इंटरैक्ट करके दूसरे जितने ज़्यादा हम इंटरैक्शन करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी। और ये इन्होंने जो प्राइवेट स्पीच पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया था। प्राइवेट स्पीच हमने आपको बताया था एक बार। प्राइवेट स्पीच हमने जब आपको विगोत्स्की की थ्योरी समझाई थी, जब भी समझाया था, मैं फिर से समझा देता हूँ। हम जो भी सोचते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी विचार होते हैं हमारे, पहले हम मन में बोलते हैं। ये जो बच्चा जो होता है पहले जो मन में बोलने को ही प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। जो अर्ली एजेस होती हैं, इसकी अर्ली एजेस में प्राइवेट स्पीच एक्सटर्नल होती है और लेटर एजेस में प्राइवेट स्पीच जो है इंटरनल हो जाती है। यानी कि बच्चा जो है अपने आप से जो ज़ोर-ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है, जो है साउंड निकाल के बोलना शुरू करता है बचपन में और बड़े होके वो मन में ही बात करता है। अपने आप से बात सब करते हैं, पर मन में करते हैं। अगर बड़े होके भी मन में नहीं करता, तो उसको पागल माना जाता है। ठीक है ना? जैसे कि कोई अपने आप से ही बात कर रहा है, तो आप कहेंगे ये पागल आदमी है। ठीक है ना? वो पागल नहीं है, बस उसकी जो है प्राइवेट स्पीच है वो एक्सटर्नल हो गई है। बचपन में सबकी एक्सटर्नल होती है, उसकी बड़े होके भी एक्सटर्नल रह गई है। ठीक है? तो वैसे तो ये तीन ही थ्योरी हैं, पर आपको पियाजे के भी बारे में पूछा जाता है, पियाजे ने क्या बोला था लैंग्वेज के बारे में। तो पियाजे ने बोला था कि पहले जो है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, उसके बाद आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। ये पियाजे की थ्योरी थी। ठीक है ना? हमारे विगोत्स्की तो बोल रहे हैं कि दोनों हमारे दोनों डेवलपमेंट साथ के साथ होती हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती है। लैंग्वेज और थॉट्स की डेवलपमेंट इंटरलिंक्ड होती है, जबकि पियाजे बोल रहे हैं कि जो पहले आपकी थॉट्स की या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी,
उसके बाद में आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। पहले आपको बेसिक नॉलेज होगी, उसके बाद आप उसको जो है थॉट्स लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाओगे। उसके बाद ही आप कोई लैंग्वेज सीख पाओगे। पहले आप जो बेसिक ग्रामर सीखोगे, बेसिक जो शब्दों का मीनिंग सीखोगे, उसके बाद आप लैंग्वेज सीखोगे। ये जो हमारी पियाजे की थ्योरी का मानना था। और उन्होंने प्राइवेट स्पीच में बहुत ही कम फोकस किया था। उन्होंने कहा था जो प्राइवेट स्पीच है इसका कुछ भी रोल नहीं होता, ना ही लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्राइवेट स्पीच का कोई भी रोल कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बात लैंग्वेज के ऊपर। अब हम थॉट्स के ऊपर भी समझते हैं, थॉट्स होते क्या है। तो थॉट्स बेसिकली आइडियाज या फिर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइडियाज को कहते हैं। हमारे पास कोई आइडिया है या फिर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट आइडियाज को हम थॉट्स कहते हैं ड्यूरिंग द थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस के दौरान जो हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं या फिर काफी सारे आइडियाज एक फिक्स अरेंजमेंट में आते हैं, उनको थॉट्स बोला जाता है। और थॉट्स और लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं। ये एग्जाम में अक्सर आते ही ज़रूर आते ही आता है कि घुमा फिरा के ऐसे भी पूछा जाएगा कि जो थॉट्स और हम लैंग्वेज इंटरलिंक्ड होते हैं। कोई भी जो है ना ही लैंग्वेज पहले आई है, ना ही थॉट्स पहले आए हैं। दोनों बराबर एक साथ आए हैं। बल्कि ये इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट ने तो ये भी बोला है कि जो हमारे थॉट्स, जो हमारी लैंग्वेज होती हैं, वो हमें व्यू पॉइंट देती है एक पर्टिकुलर वे में सोचने का। ठीक है ना? यानी कि उन्होंने बोला है लैंग्वेज हमें जो एक पॉइंट ऑफ व्यू देती है, हमारे थॉट्स को एक पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं कि किस तरीके से सोचना है। कि जो तुम्हें किसी के पक्ष में सोचना है, किसी के विपक्ष में सोचना है, वो हमें लैंग्वेज डिसाइड करती है। लैंग्वेज हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है, इसलिए वो हमारे थॉट्स को पॉइंट ऑफ व्यू देती है। और फिर थॉट्स के ज़रिए हम अपनी लैंग्वेज डेवलप करते हैं। थॉट्स के ज़रिए हम अपनी लैंग्वेज डेवलप करते हैं। अर्थात पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई? अंडे से निकल आई मुर्गी, मुर्गी ने दिया अंडा। तो कुछ नहीं पता कि पहले कौन आया था, पर ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। हमारे थॉट्स और लैंग्वेज दोनों इंटरलिंक्ड हैं और दोनों साथ-साथ चलते हैं। इसमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कौन पहला है, कौन बाद में, दोनों साथ-साथ चलते हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि दोनों एक-दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे लैंग्वेज जो है थॉट्स को पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और थॉट्स हमारी लैंग्वेज को डेवलप करती है। ठीक है ना? तो यही हमारी आज के टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको थॉट्स और लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।